शो की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसे एक अंडरग्राउंड सैंक्चुअरी में रखा गया है। हमें नहीं पता कि बच्चे को वहां क्यों रखा गया है, लेकिन हम जानते हैं कि एक रोबोट को उसकी मां की तरह उसकी देखभाल करने का काम सौंपा गया है। रोबोट उसकी देखभाल करती है, उसे पृथ्वी के बारे में सब कुछ सिखाता है और अंततः उसे एक नाम देता है, ईवा। जब ईवा चलना शुरू करती है तो रोबोट को एहसास होता है कि छोटी बच्ची को एक साथी की जरूरत है और उसे एक गुड़िया देती है जिसे वह मो नाम देती है। जब ईवा 6 साल की हो जाती है तो वह गुड़ियों से खेलना बंद कर देती है और असली दोस्तों के साथ खेलना चाहती है। रोबोट उसे बताती है कि वह सतह पर दोस्त पा सकती है, लेकिन अभी इसके लिए सही समय नहीं आया है। अपने 7वें जन्मदिन पर रोबोट उसे एक ओमनीपॉड डिवाइस देती है जो उसकी हर आज्ञा का पालन करता है और उसके सभी सवालों के जवाब देता है। ईवा उसे अंडरग्राउंड सैंक्चुअरी का दरवाजा खोलने का आदेश देती है ताकि वह असली दोस्तों के साथ खेल सके, लेकिन डिवाइस उसे बताता है कि वह तभी सैंक्चुअरी से बाहर जा सकती है जब वह अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ले। रोबोट ईवा को कैडमस नामक होलोग्राम से मिलने ले जाती है, जो उसे समझाता है कि वह अभी पृथ्वी पर क्यों नहीं जा सकती। कैडमस खुलासा करता है कि उसने जिस अंडरग्राउंड सैंक्चुअरी में वह रहती है उसे बनाने में मदद की थी, क्योंकि अब सतह पर रहना सुरक्षित नहीं था। पृथ्वी बहुत बीमार थी और उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था, इसलिए ईवा जैसी कई बच्चों को अंडरग्राउंड सैंक्चुअरी में रखा गया ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और पृथ्वी पर आने वाले समय के लिए तैयार किया जा सके। ईवा को दीवारें चढ़ने, पौधारोपण, खाना पकाने और कैलकुलेशन जैसे विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है। सालों बाद जब ईवा अपनी अंतिम परीक्षा देने वाली होती है ताकि यह पता चल सके कि वह सतह पर जाने के लिए तैयार है या नहीं, उसे एक प्रतिबंधित मार्ग से अजीब आवाज सुनाई देती है। वह इसका पता लगाने का फैसला करती है और उसे एक नोट मिलता है जिसमें उसे किसी को खोजने के लिए कहा जाता है। वह एक संकरी सुरंग खोजती है जो सतह तक जाती है, लेकिन निराश हो जाती है कि वह इसे पार नहीं कर सकती। उसकी उदासी खुशी में बदल जाती है जब वह पास में एक प्राणी को देखती है। वह प्राणी को उसे सैंक्चुअरी से बाहर निकालने के लिए चिल्लाती है, लेकिन चीजें वैसी नहीं होती जैसी उसने सोची थी। प्राणी उस पर एक बंदूक से गोली चलाता है और ईवा को डर लगता है कि प्राणी उसका पीछा कर रहा है। रोबोट सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर देती है, लेकिन लेजर और गोलियां प्राणी को नहीं मार सकती। कोई और विकल्प न देखते हुए रोबोट ईवा को बाहर निकलने के लिए सैंक्चुअरी का दरवाजा खोलने का फैसला करती है, जबकि वह प्राणी को रोकने के लिए पीछे रहती है। अब सतह पर आने के बाद ईवा जंगल में भाग जाती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। जब वह सुबह जागती है तो वह एक ऐसी दुनिया देखती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह उन होलोग्राफिक सिमुलेशन जैसी नहीं है जिनके साथ वह बड़ी हुई थी। उसे कई खतरनाक और विदेशी प्रजातियों के पौधे और जानवर मिलते हैं जिन्हें उसका ओमनीपॉड डिवाइस भी पहचान नहीं पाता। भोजन की तलाश करते हुए ईवा एक व्यक्ति को देखती है और उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन वह एक विशाल पौधे के जाल में फंस जाती है। जिस व्यक्ति की ओर वह दौड़ रही थी वह एक एलियन रेंडर होता है जो उसे बचाता है। पहले तो ईवा डरती है, लेकिन जब रेंडर उसके पैर से पौधे का जाल हटाता है और उसका पानी पीता है तो उसे एहसास होता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ईवा उससे बात करने की कोशिश करती है, पूछती है कि क्या उसने उसके जैसे किसी इंसान को देखा है, लेकिन रेंडर उसके सवालों को नजरअंदाज कर देता है और चला जाता है। उसे एक हंटर बीस्ट की उपस्थिति का आभास होता है जो उन्हें अपनी बंदूक से पकड़ लेता है और एक पेड़ पर उल्टा लटका देता है। ईवा खुद को मुक्त करने का एक तरीका खोजती है और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसकी रोबोट मां जानवर के शिविर में है। वह एक बड़े भीमकाय ऑटो को भी देखती है जो उससे टेलीपैथिक रूप से बात करता है और वादा करता है कि अगर वह उसे मुक्त कर देगी तो वह दोस्ताना व्यवहार करेगा। ईवा ऑटो को मुक्त कर देती है जो एक डिस्ट्रक्शन के रूप में काम करता है और हंटर बीस्ट को जंगल में ले जाता है, जिससे ईवा को रेंडर को मुक्त करने का मौका मिलता है। ईवा अपनी बेहोश रोबोट मां को उठाती है, भागने का रास्ता खोजती है, लेकिन हंटर बीस्ट उनका सामना करता है। ऑटो जल्दी से उन सभी को अपनी पीठ पर ले लेता है, जबकि हंटर बीस्ट उनका पीछा करता है। दुर्भाग्य से वे एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं होता। ऑटो चट्टान से कूदने का फैसला करता है
ताकि हंटर बीस्ट की बंदूक से बचा जा सके, जिससे पता चलता है कि वह ग्लाइड कर सकता है। वह उन्हें हंटर बीस्ट से बहुत दूर ले जाता है और ईवा उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। हालांकि उसकी रोबोट माँ अभी भी बेहोश है। रेंडर उसे अपने बैग से कुछ खोजने से रोकता है और उसकी माँ की मदद करने के लिए एक गम देता है। जब ईवा गम चबाती है तो वह रेंडर की भाषा समझने लगती है। उसने उसे यह गम केवल इसलिए दिया ताकि वह चुप रहे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बात करती है। तभी उसकी रोबोट माँ जाग जाती है और उसे खतरे के रूप में देखती हुए अचानक रेंडर पर हमला कर देती है। ईवा अपनी माँ को सब कुछ समझाती है। वह रेंडर के कपड़ों पर एक पैच देखती है, जिसे वह मानती है कि यह इंसानों का है। रेंडर उसे बताता है कि उसने इसे लाइकिस की एक दुकान में पाया था। वे एक सौदा करते हैं। वह उसे अपना ओमनीपॉड डिवाइस देगी, जिसे वह बेच सकता है। बदले में वह उन्हें लाइकिस तक ले जाएगा। लाइकिस की यात्रा के दौरान ईवा जंगल में मदद की पुकार सुनती है और आवाज का पता लगाती है, जो एक फंसे हुए बेबी सैंड स्नाइपर की है। रेंडर उसे चेतावनी देता है कि उसके पास न जाए, क्योंकि उसकी माँ पास हो सकती है और यह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन ईवा उसकी जान बचाने के लिए जोखिम उठाने का फैसला करती है, पर वह पे अचानक हंटर बीस्ट आ जाता है, जिससे उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हंटर बीस्ट बेबी सैंड स्नाइपर को पकड़ लेता है और उड़ जाता है। आखिरकार वे लैकिस पहुंचते हैं, जो ईवा के लिए सबसे सुंदर जगह है जिसे उसने इस ग्रह पर देखा है। रेंडर उन्हें बताता है कि उनका यहाँ स्वागत नहीं होगा, क्योंकि वे यहाँ नागरिक नहीं हैं। लेकिन सौभाग्य से आज एक स्पाइडरफिश रेस हो रही है, इसलिए लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। वह उन्हें लैकिस के कपड़े पहनाता है ताकि वे पहचान में न आए, और ऑटो को बाहर इंतजार करने को कहता है। वे उस दुकान को ढूंढते हैं जहाँ रेंडर को वह पैच मिला था। ईवा दुकान के मालिक कोरले से पूछती है कि उसको यह पैच कहाँ से मिला, लेकिन जब तक वे उसे पैसे नहीं देते, वह जवाब देने से इनकार कर देता है। पैसे न होने के कारण उन्हें दुकान से बाहर निकाल दिया जाता है। ईवा इस बारे में सोच ही रही थी, तभी एक एलियन सुझाव देता है कि ईवा स्पाइडरफिश दौड़ पर दांव लगाकर पैसा कमा सकती है। ईवा रेस के लिए पंजीकरण करती है, लेकिन उसके पास कोई मूल्यवान वस्तु नहीं होती जिसे वह दांव पर लगा सके। इसलिए वह अपनी रोबोट माँ को दांव पर लगाने का जोखिम उठाती है। अगर वह हार जाती है तो न केवल वह दौड़ हार जाएगी, बल्कि अपनी रोबोट माँ को भी खो देगी। ईवा गलती से सबसे धीमे स्पाइडरफिश को चुन लेती है, जिससे रेंडर को यकीन हो जाता है कि वह हार जाएगी। दौड़ के दौरान उसकी स्पाइडरफिश पिछड़ जाती है, लेकिन ईवा किसी तरह उसके साथ टेलीपैथी के द्वारा बात करती है और उसे जीतने के लिए प्रेरित करती है। आश्चर्यजनक रूप से उसकी स्पाइडरफिश दौड़ जीत जाती है और इनाम और अपनी रोबोट माँ को वापस पा लेती है। ईवा रेंडर को जानकारी के लिए भुगतान करने के लिए सुबह का इंतजार करते हुए पैसे सुरक्षित रखने के लिए देती है। रात होते ही वे हंटर बीस्ट से छिपने के लिए आश्रय खोजते हैं। रेंडर उन्हें अपने भाई फिसान के घर ले जाता है, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। बच्चों के साथ खेलने के दौरान ईवा की टोपी गिर जाती है, जिससे पता चलता है कि वह इंसान है। रेंडर अपने परिवार को उसकी स्थिति समझाता है, उन्हें आश्वासन देता है कि वह नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रात के खाने के बाद रेंडर वादा करता है कि सुबह लौटेगा। होस्टिया, फिसान की पत्नी, ईवा को बताती है कि जब से रेंडर ने अपना परिवार खो दिया है, तब से रेंडर को उसके पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है। बाद में रात में बच्चे ईवा को सोने के लिए एक कमरा दिखाते हैं और उसे डेरियस के बारे में बताते हैं, जो मनुष्यों के बारे में बहुत कुछ जानता है। आधी रात को ईवा चुपके से डेरियस से मिलने जाती है, जो एक जादूगर और उत्तरों का प्रदाता होता है। डेरियस जवाबों के बदले एक उपहार की मांग करता है और ईवा अपनी खुशहाल यादों की पेशकश करती है। इसके बाद डेरियस उसे बताता है कि इस ग्रह को पहले पृथ्वी कहा जाता था। वह एक कहानी सुनाता है कि कैसे वह और उसके साथी एलियंस उनके राजा ओजो के नेतृत्व में पृथ्वी पर आए, जिसे जीवन की संभावनाओं से भरी भूमि माना जाता था। हालांकि मनुष्यों ने हमला किया और लगभग उन्हें नष्ट कर दिया, अंततः ग्रह को नष्ट कर दिया। बचे हुए एलियंस ने इसे फिर से बनाया और इसका नाम बदलकर ऑर्बोना रखा। ईवा यह जानकर दुखी हो जाती है कि मनुष्यों ने ऐसी तबाही मचाई। डेरियस उसकी खुशहाल यादों से यह महसूस करते हैं
कि ईवा मानव और क्रोधित होकर उसे एक राक्षस कहता है और उसे बाहर जाने का आदेश देता है। इस रहस्योद्घाटन से उदास ईवा को पैच की याद आती है और यह पता लगाने का फैसला करती है कि यह कहां से आया है। वह पाती है कि रेंडर ने उस पैसे का आधा हिस्सा खर्च कर दिया है जो उन्हें कोरले को देने के लिए इस्तेमाल करना था। रेंडर अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं, उसे बताता है कि वह अपने आप पर निर्भर है। ईवा आधे पैसे के साथ कोरले के पास जाती है, अपनी पहचान एक इंसान के रूप में प्रकट करती है और बताती है कि अगर वह उसे बताता है कि पैच कहां से आया है तो वह उसे उसकी दुकान में हर मानव वस्तु के उपयोग को समझाएगी। कोरले बताता है कि उसने पैच सोलुस, ग्रह की राजधानी, से पाया था और उसे एक नक्शा देता है। हालांकि ईवा का पैर हंटर बीस्ट के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। कोरले हंटर बीस्ट को बुलाता है जो रानी के सलाहकार जिन के लिए काम करता है, लेकिन ईवा किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और एक गाड़ी में छिप जाती है। ईवा रोबोट के पास लौटती है, लेकिन वे बहस करते हैं क्योंकि रोबोट नहीं चाहता कि वह सोलस जाए। गुस्से में ईवा वहां से चली जाती है और खुद को हंटर बीस्ट द्वारा पकड़वाने का फैसला करती है क्योंकि वह सोलस जा रहा है। हंटर बीस्ट की फ्लाइंग मशीन पर ईवा को कैदी के रूप में देखने के बाद रेंडर खुद को दोषी की तरह महसूस करता है। हंटर बीस्ट ईवा को सोलस के महल के अंदर ले जाता है और उसे जिन, रानी के सलाहकार, के पास ले जाता है। जिन रानी ओजो को बुलाता है जो ईवा को लेकर असहज है, यह मानते हुए कि मनुष्य दिमाग को पिघला सकते हैं। रानी ओजो अपने विशाल रक्षकों को ईवा को बंदी बनाने का आदेश देती है, जबकि जिन लोरैक का आदेश मिलने पर उस पर प्रयोग करने की तैयारी करता है। ईवा रक्षकों से बच जाती है और वह रानी ओजो से मिलती है जो गार्ड को बुलाने वाली होती है, लेकिन ईवा धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसका दिमाग पिघला देगी। हालांकि उसके दिमाग में वह जानती है कि यह ऐसा कुछ नहीं है जो वह वास्तव में कर सकती है। थोड़ी बातचीत के बाद रानी ओजो को पता चलता है कि ईवा उतनी बुरी नहीं है जितना उसे बताया गया था कि इंसान होते हैं, और वे दोस्त बन जाते हैं। रानी ओजो ईवा को महल में एक स्थान पर ले जाती है जहां उसके दिवंगत पिता, पूर्व राजा, ने विभिन्न प्राचीन मानव कलाकृतियों को संग्रहित किया था। उसके पिता को मनुष्यों द्वारा बनाई गई सभी चीजें बहुत पसंद थीं। यही वजह है कि उन्होंने उन्हें यहाँ संग्रहित किया था। रानी ओजो ईवा को समझाती है कि महल में उसके पास कोई शक्ति नहीं है। राजा की मृत्यु के बाद रानी की शिक्षा पूरी होने तक सत्ता एलियन लोरैक के हाथों में आ गई। ईवा को अपना पहला और एकमात्र दोस्त मानते हुए रानी ओजो अन्य मनुष्यों को खोजने में उसकी सहायता करने का फैसला करती है। वह ईवा को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां उसने सबसे बेहतरीन मानव कलाकृतियों में से एक कार, जिसे वह गोल्डफिश कहती है, को संग्रहित किया है। वह ईवा से कहती है कि इसका उपयोग करके वह अपने लोगों को ढूंढ सकती है। हालांकि जिन और लोरैक आ जाते हैं और लोरैक रक्षकों को ईवा को पकड़ने का आदेश देता है। रानी की विनती के बावजूद लोरैक ईवा पर प्रयोग करने की जिद करता है ताकि यह समझा जा सके कि मनुष्यों ने पृथ्वी पर कैसे प्रभुत्व स्थापित किया। ईवा जिन का ध्यान भटकाती है और भाग जाती है, लेकिन रानी उसे गोल्डफिश से बचाती है। ईवा के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर रानी ओजो लोरैक को चुनौती देने और अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लेती है। वह लोरैक से राजदंड, जो अधिकार का प्रतीक है, सौंपने की मांग करती है। रानी के नए साहस को देखकर रक्षक उसका समर्थन करते हैं। लोरैक के पास कोई और विकल्प नहीं बचता, इसलिए वह रानी को राजदंड सौंप देता है। रानी ओजो ईवा को खंडहर हो चुके मानव सभ्यता के स्थान का स्थान बताती है, जो एक खतरनाक रेगिस्तान के पार है, और ईवा वहां जाने का फैसला करती है, यह विश्वास करते हुए कि वह वहां एक इंसान को पा सकती है। इसलिए वह रानी ओजो से विदा लेकर अपनी यात्रा शुरू करती है। रास्ते में ईवा अपने रोबोट और ऑटो से फिर मिलती है, जो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहते। वे भी उसके साथ यात्रा में शामिल हो जाते हैं। रास्ते में वे रेंडर से मिलते हैं, जो यात्रा में उनके साथ शामिल होने का फैसला करता है। ईवा मानव शहर को दूर से देखकर बहुत उत्साहित होती है, लेकिन शहर तक पहुंचने के लिए एक संकरी पुल को पार करना पड़ता है, जो एक सल्फ्यूरिक एसिड की झील के ऊपर है। उनके पास दूसरा विकल्प है, लेकिन उसे पार करने में कई दिन लगेंगे, इसलिए वे जोखिम उठाने का फैसला करते हैं।
पुल के बीच में पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि पुल का बाकी हिस्सा टूट चुका है। रोबोट के अनुसार आगे बढ़ने पर उनकी कोई उम्मीद नहीं है। ईवा टीम को गोल्डफिश में बैठने के लिए मनाती है और पुल पार करने का प्रयास करती है, लेकिन बीच में ही इंजन फेल हो जाता है। गोल्डफिश सल्फ्यूरिक एसिड की झील में गिर जाती है, जिससे ईवा और उसकी टीम फंस जाती है। ईवा रोती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उन्हें खतरे में डाल दिया है, लेकिन रेंडर उसे बताता है कि उसने उसका जीवन बदल दिया है। वह अपने परिवार को खोने के बाद निराश था, लेकिन ईवा से मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उन्हें याद आता है कि ऑटो हवा में ग्लाइड कर सकता है और वे शहर तक जाने के लिए उसका उपयोग करने का फैसला करते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ ऊंचा चढ़ना पड़ता है। वे बहुत संघर्ष के बाद पुल के एक ऊंचे हिस्से पर चढ़ते हैं और अंततः ऑटो के पीठ पर सवार होकर शहर तक पहुंचते हैं। शहर में पहुंचकर ईवा बहुत उत्साहित होती है, लेकिन जो वह देखती है उससे उसका दिल टूट जाता है। पूरे शहर में केवल कब्रिस्तान और मरे हुए लोगों के शव हैं। ईवा रोती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह पृथ्वी पर आखिरी इंसान है। अचानक हंटर बीस्ट फिर से हमला करता है, लेकिन रोबोट, ऑटो और रेंडर उसे बचाने के लिए लड़ते हैं। वे ईवा को भागने और जीवित रहने के लिए कहते हैं। हंटर बीस्ट उन्हें हरा देता है और ईवा के पीछे जाता है। ईवा छिप जाती है और हमें पता चलता है कि यह लोरेक था, जिसने उसे मारने के लिए हंटर बीस्ट को भेजा था। हंटर बीस्ट उसे पकड़ लेता है, लेकिन ईवा उसकी बाह में छुरा घोंपकर उसका हथियार छीन लेती है और उसे जोरदार धक्का देकर दूर फेंक देती है। हंटर बीस्ट मरने से इनकार करता है और ईवा पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट आकर अपने शरीर से ईवा की रक्षा करता है। वह बेबी सैंड स्नाइपर, जिसे ईवा ने जंगल में बचाने की कोशिश की थी, अपने पूरे परिवार और मां के साथ आकर हंटर बीस्ट से लड़ता है और उसे कुछ ही सेकंडों में खत्म कर देता है। रोबोट के आखिरी शब्दों को सुनकर ईवा रोती है और तभी एक हवाई जहाज उनके सामने उतरता है। एक मानव, कैडमस, बाहर आता है और कहता है कि वह उसे उसके घर ले जाने के लिए आया है। यही कहानी का अंत होता है। अगर आपको एनिमेशन फिल्में पसंद हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। अलविदा।